हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारी जो थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम है उसके बारे में। कुछ एक पॉइंट हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा का विषय ये है कि आज की डेट से अगर हम उस डेट को काउंट करें तो उसके बीच में लगभग 75 दिन का टाइम हमारे पास में है। यानी ये 75 दिन को हम किस तरह से यूज करें, किस तरह से इसको यूटिलाइज करें कि हमारा जो सिलेबस है इस 75 डेज में कंप्लीट हो जाए, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आपको इस वीडियो पर बने रहना है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपके कुछ डाउट हों तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा 75 डेज में हमको किस तरह से मैनेज करना है उस विषय पर अगर हम बात करें तो हमको क्या करना है। हमारा जो सबका वीक पॉइंट है वो है राजस्थान जीके, क्योंकि राजस्थान जीके को हमने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं कि हमें ये थर्ड ग्रेड में आने वाली है। ठीक है, तो हमने उस नज़र से देखा था इस थर्ड ग्रेड को कि हमें साइकोलॉजी आएगी, मैथ साइंस आएगी, हिंदी संस्कृत आएंगी या इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो उसके लिए तो बहुत बेटर था ये। लेकिन अब इसमें जो कुछ बदलाव हुए हैं तो राजस्थान जी की जाहिर सी बात है कि ये जी के हमको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो पोर्शन है वो भी 120 नंबर कम नहीं होता है। 120-30 नंबर का इसमें जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जितना हमारा सब्जेक्ट का रोल है उतना ही इसमें अपना जो जी के का रोल है। तो इस जी के वाले पोर्शन को किस तरह से क्लियर करना है, तो वही हमारा जो पढ़ने का तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। थोड़ा रन रेट बढ़ानी पड़ेगी हमको, क्योंकि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि रन रेट कम चलती जाए और टीम इंडिया दबाव में आ जाए। टीम इंडिया मतलब हम। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा, उस प्रेशर को हमें रिलीज करना है। तो उस प्रेशर को अभी रिलीज करेंगे ना हम, तो बाद में वो प्रेशर हमको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, वरना हम प्रेशर में आ जाएंगे। तो हमको RSMSSB जो बोर्ड है उसको प्रेशर में लेके आना है। तो उसको जब भी प्रेशर में लाएंगे तो अब हमको क्या करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कोई ऐसी नहीं है कि हमें कोई पहाड़ उल्टा करना हो। हमें राजस्थान जी के इस तरह से पढ़नी है। मान के चलो आपके पास कोई भी बुक है, पढ़नी तो आपको बुक से ही है, बुक से या नोट्स से। बुक और नोट्स, इन दो के अलावा कोई तीसरा जरिया है ही नहीं इसका। तो सबसे पहले तो आप अपनी धारणा बना लीजिए कि हमारे पास जो भी मटेरियल है, हमारे पास जो बुक है या जो नोट्स हैं, वो दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स हैं, सबसे अच्छी बुक है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने आप को ये मानना है। देन उसके बाद में क्या करना है, हमको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। इस तरह से पढ़ाई स्टार्ट करनी है जैसे हमें फर्स्ट जो टॉपिक जो पढ़ना है वो फर्स्ट टॉपिक वो उठाइए आप जो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगे, यानी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आए पढ़ने में, वो आप उठाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम राजस्थान जी के पढ़ते हैं ना तो कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं बोरिंग वाले होते हैं, जो मतलब डिजिटली जिसमें आंकड़े हैं उनको रटना पड़ता है। तो शुरुआत में अगर हम रटने बैठ जाएंगे तो हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और हमको जगाना इंटरेस्ट है। तो उस इंटरेस्ट के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, वो टॉपिक सेलेक्ट करना है जो हमसे अच्छे से मतलब पहले आता है या उसके बारे में हमने कहीं सुना है, थोड़ी सी हमारे अंदर जिज्ञासा है उस चीज़ के लिए। तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट करना है। मान के चलो आपने नदी नाले, थोड़े से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं इसमें से, नदियाँ वगैरह, इसको आपने उठा लिया, पढ़ लिया। तो वही तरीका है अपना, इसको पढ़िए लेकिन कंसिस्टेंसी बना के पढ़िए। ये नहीं कि आधा घंटा पढ़ लिए 5 मिनट मोबाइल देख लिया, क्योंकि ये मोबाइल है ना, ये बड़ा परेशान करता है। अगर इसको 10 मिनट अपने से दूर कर दो तो ये मोबाइल चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मेरे से भाई क्या गलती हो गई, मुझे उठाओ। मतलब इस तरह की कुछ हमारे अंदर भावनाएँ आती हैं कि हमसे बहुत कुछ मिस हो रहा है, तो मतलब मोबाइल देखनी चाहिए। तो वो एक थोड़ा सा उसको साइड में रखना है, मोबाइल को बीच में हाथ नहीं लगाना। मोबाइल से बोल दीजिए भाई 3 घंटे बाद उठाऊंगा मैं तुझे, मेरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, 3 घंटे बाद मैं तेरा नंबर लूँगा। ठीक है, इस तरह से बोल के आप उसको साइड में रख दीजिए। और आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली उस टॉपिक को पढ़िए, चाहे आपके समझ में आए चाहे ना आए, ये कोई मैटर नहीं करता। आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा, कम से कम पढ़िए तो उसको। आप पढ़ने के बाद में आपको खुद ऐसा लगेगा यार मेरे को पहले से तो बहुत कुछ ज़्यादा आ रहा है, मतलब पहले जो मेरे से आ रहा था उससे तो बहुत कुछ मेरे को अब आ रहा है। ठीक है, तो वो एक बार पढ़ने का नतीजा है। जब आप उसको 2, 3, 4 बार रिवाइज करोगे तो वो आपकी जो स्थायी स्मृति है, मेमोरी अपनी, उसमें सेव हो जाएगा वो। तो आपको उसमें ज़्यादा फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम टाइम में आपको केवल वही देखना है जो आपसे नहीं आ रहा। दूसरा सिस्टम क्या है, वो अंडरलाइन करते चलना है आपको साथ में, तभी तो पता चलेगा आपको क्या नहीं आ रहा था। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरी किताब अंडरलाइन कर दिए तो उसमें से आपको फिर उसके बजाय तो रहने देना, आप अंडरलाइन ही मत करना, वैसे ही पढ़ लेना। बाद में क्या करना है आपको, जैसे आपका वो टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है, तो उस टॉपिक को क्या करना है, अपने आप को प्रूव करने के लिए ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं ना
उनको निकालिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रीवियस ईयर के भी निकाल सकते हो आप, प्रीवियस ईयर के निकालिए। तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए जैसे मैं बता दूँ आपको, जैसे मान के चलो मेरे पास में है ये प्रीवियस ईयर की बुक है साहब मेरे पास में ये, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे जो क्वेश्चन हमको पहले तो पूरा सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन हमसे नहीं आता उस पर अंडरलाइन कर देना है, मतलब गोला कर देना है इस तरह से। देखिए ये जैसे ये गोला हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा हमसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है ये 25, तो इस 25 को गोला कर दिया। ऐसे गोला करते जाओगे ना आप, तो लगभग जैसे 100-150 क्वेश्चन है, 100-150 क्वेश्चन में तो अगर 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे, बाद में उस गोला को, जो गोला किए ना आपने, उनको एनालिसिस करना कि यार इन जो गोला हुए क्वेश्चन है ये मेरे से नहीं आ रहे, तो इनमें ऐसा क्या है। मतलब जो क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो नहीं आ रहे उनमें ऐसा क्या है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें लिख रहा है कि परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये गलत हुआ था हमसे। दूसरा है अनास एक सहायक नदी है, यानी ये अनास जो है ये किसकी सहायक नदी है। अब इन सब से एक बात पता चलती है हमको कि ये जो नदी वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, इसमें ये सहायक नदियों वाला पोर्शन हमारा वीक है। मतलब हमको ये पता नहीं चल रहा कि ये सहायक नदी किसकी है और ये सहायक नदी किसकी है। तो अब अगर अगली बार जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे आप, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी अभी आपने की है। उसके बाद में आपको केवल यही पढ़ना है, ये सहायक नदी है ना, इन पे ही आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसमें से वैसे मोस्टली क्वेश्चन यही बनते हैं कि ये इसका उद्गम स्थान नदी का, और वो किस ज़िले से होकर गुजरती है, मतलब कौन सा बांध है उस पर, उसकी सहायक नदी याद कर लीजिए 2-3। तो इन सब को करने के बाद में आपको इतना तो पता चल गया कि हमारा वीक पॉइंट क्या है और हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो यही एक एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा हमको क्या करना है, जैसे कोई मान के चलो यही पढ़ रहे हैं हम, यही ले लिया हमने, और इसमें हमको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा लगा जो हमसे आ तो रहा है, लेकिन हमको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, इसकी डेफिनेशन हमसे कहीं नहीं आ रही, मतलब तुक्के से आ गया हमको ये। तो उसको क्या करना है, आपको इस तरह से अंडरलाइन करना है, इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिए आप। पूरी को नहीं करना है, इसमें पूरे ये जो देखिए कम से कम 50 क्वेश्चन है, 50 में से 4-5 ही अंडरलाइन हो रहे हैं। मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनको आपको थोड़ा सा और ज़्यादा गौर से पढ़ना है, तो उस पर अंडरलाइन कीजिए। बाद में आपको क्या करना है, वो अंडरलाइन वाली चीज़ है ना, उन पर ज़्यादा जोर देना है, मतलब अंडरलाइन वाली चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना है। तो ये तो है एक तरीका है इसमें पढ़ने का। अब यही तरीका आप कला संस्कृति में लगा सकते हो, ज्योग्राफी में है यही तरीका, यही आप जो अपना इतिहास है उसमें लगा सकते हो। लेकिन इतिहास और कला संस्कृति को पढ़ने से पहले आपको ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जब ज्योग्राफी आप पढ़ोगे ना, तो आपको मैप याद जो करोगे ना, मैप याद करना पड़ेगा आपको। मैप ले लेना कहीं से भी, इस तरह के मैप आए थे, देखो 1 रुपये का एक, या मतलब 20-30 रुपये की पूरी सीट आ जाती है, इसमें से 100 के समथिंग आते हैं मैप, ठीक है। तो उन मैप को इस तरह से भरिए, आप खुद भरिए उनको, ठीक है। इस तरह से खाली मैप आता है। अब आपको क्या करना है, जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना आप, तो आपका जो मैप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मान के चलो किसी भी राजा ने किसी पर भी आक्रमण किया, तो आक्रमण के समय जो राजा, उसकी स्थिति देखिए, मेवाड़ कहाँ पे है मैप में, उसने कहाँ पे आक्रमण किया वो स्थिति देखिए, पाली या जो भी जोधपुर वगैरह है, जयपुर वगैरह है, उसकी स्थिति देखिए। ऐसा आप करते जाओगे ना, तो आपके माइंड में वो इमेज क्रिएट हो जाएगी। और कभी भी आप गौर करना कि जो हम सुनी हुई बातें हैं और इमेज जो हमारे दिमाग में क्रिएट होती है, उसको हम जल्दी भूलते नहीं हैं। तो वो एक इसका बहुत बड़ा रोल है ज्योग्राफी का। आप सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़िए, देन उसके बाद में इतिहास और कला संस्कृति, इनका नंबर लीजिए आप। तो दोस्तों ये तो हमारा हुआ पढ़ने का तरीका। इतनी देर से जो बकर बकर कर रहा था, ये पढ़ने का तरीका है हमारा। आपको शायद हो सकता है किसी को पहले से ही आता हो, अगर नहीं आता हो तो वो एक इसमें देख सकता है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब 75 डेज को किस तरह से हमें मेंटेन करके चलना है, तो आप एक पहले काउंट कीजिए हमारे पास सब्जेक्ट कितनी है। जैसे मान चलो 6 सब्जेक्ट है हमारे पास में, एक हमारी ज्योग्राफी हो गई, एक कला संस्कृति हो गई, ठीक है, और एक हिस्ट्री हो गई, एक साइंस हो गई, और एक अपनी जो जीके वाला पोर्शन है वो हो गया, और प्लस में उसके साथ में कर सकते हो आप ये जो साइकोलॉजी है वो, ठीक है। तो ये मतलब 5-6 सब्जेक्ट में उसको डिवाइड कर सकते हो। तो आप शुरुआत में 3 सब्जेक्ट उठाइए। 3 सब्जेक्ट में एक तो ज्योग्राफी, एक जो जीके आती है ना वो प्रतीक चिन्ह वगैरह वो ले लीजिए, एक मैथ। इन तीनों को आप 3-3 घंटे पढ़िए डेली। 3-3 घंटे पढ़ोगे ना आप, तो
अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं मानूँ लगभग 20 या 22 दिन में आप इन तीनों सब्जेक्टों को क्लियर कर दोगे। अगर 3-3 घंटे कंसिस्टेंसी मैं जो बता रहा हूँ ना उस तरीके से पढ़ोगे तो आप 22 या 23 दिन में आप इसको कंप्लीट कर दोगे। कंप्लीट करने के बाद में जो 22-23 दिन के बाद में आपको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट आपको पढ़िए इनको रिवीजन करना है 1-1 घंटे। तीनों को 1-1 घंटे 3 घंटे रिवीजन करना है। बाकी के 6 घंटे जो बचे हैं उनमें 2-2 घंटे तीनों सब्जेक्ट को और देने हैं। साइंस, कला, संस्कृति और इतिहास, ये इनको तीनों को 2-2 घंटे सब्जेक्ट मतलब देने हैं। 20 या 22 दिन में वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर इन सब का रिवीजन करना है। जो आपकी बच रही है ना ICT, शैक्षिक परिदृश्य और साइकोलॉजी, उसको ले लेना आप। तो ये थोड़ी सी एक रणनीति होती है जो आदमी खुद सेट करता है, खुद को कितना टाइम मिलता है। एक कभी टाइम टेबल क्रिएट मत करना आप कि टाइम टेबल आज ही बना दिया आपने 10 दिन का, 10 दिन बाद, क्योंकि ये जो टाइम टेबल है ना ये आपको 2 दिन फॉलो होकर तीसरे दिन ज़रूर मिस होगा। वो ऐसा इसलिए होगा कि हमें पता नहीं तीसरे दिन कौन सा ऐसा काम आ जाए। तीसरे दिन हमें या तो रात में नींद कम आए, सुबह लेट जगें, मतलब गड़बड़ाएगा वो। तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप टाइम टेबल सेट 10 दिन का मत कीजिए। आप रात को सोइए खूब, फिर सुबह आप जब जगते हो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे या 8 बजे या 10 बजे, जब जागो जब सवेरा, ये कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। तो वो इसमें फॉलो करनी है आपको। जब आप जगे, मान के चलो 8 बजे जगे, आपका खाना पीना नाश्ता पानी जो भी है वो फ्री हो गया, आप 9 बज गए, तो 9 बजे के बाद में आप काउंट करो कि आज मुझे दिन में कोई काम है या नहीं, क्योंकि उस दिन का तो आपको मालूम चल जाएगा मेरे पास काम है या नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं 9 घंटे निकाल सकता हूँ, तो उस 9 बजे से लेके और 6 बजे तक उन 3 जो 9 घंटे हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। 3 हिस्सों में 3 सब्जेक्ट को कीजिए। मान के चलो किसी दिन आप 6 बजे जग जाते हो तो 3 घंटे उस तरह से वो करते हो, मेंटेन कीजिए आप कि मुझे ये 9 घंटे किस तरह से फॉलो करने, 3 घंटे कब मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं इसको दे सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ आपको खुद को डिसाइड करनी है। ये नहीं कि 10 दिन का टाइम टेबल बना दिया और बस 5वें दिन आराम से सो रहे हैं, मौज कर रहे हैं। किसी दिन नींद नहीं आई, किसी दिन लेट जग रहे हैं, किसी दिन किसी का फ़ोन आ गया 12 बजे 1-1 बजे तक बातें चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि नींद तो नहीं खुलेगी। तो उसके चक्कर में अपना टाइम टेबल तो कम से कम ख़राब मत करो। तो दोस्तों ये हैं कुछ एक पॉइंट 75 डेज की रणनीति के तौर पे इसको देख सकते हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट निकल के आते हैं जिनको हमें फॉलो करना है, और अब के बाद में एक भी दिन मिस नहीं करना, क्योंकि 20 दिन हमारे इसमें ख़राब हो जाएंगे। 20 दिन तो आप इसमें ख़राब मान ही लीजिए, क्योंकि 2-4 दिन घर चले जाते, कोई बाहर रहा घर चला जाएगा, या कोई काम आ जाएगा, किसी की शादी आ रही है, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो 20 दिन आप इसमें मान के 2 महीने मान के चलिए। तो इन 2 महीने को आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपको मेंटेन करके चलना है। तो यही है थोड़ा सा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।